स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कंस्ट्रक्शन इकोनॉमिक्स। ये यूनिट 3 है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का। आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की हमारी एमसीक्यू की सीरीज़ चल रही है, जो कि हमारे ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहते हैं बीओ और बीटेक के। और ये एसएससी जेई के एग्ज़ाम से होता है, हमारा आरआरबी जेई का एग्ज़ाम होता है। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज की सीरीज़ में हम लोग कंस्ट्रक्शन इकोनॉमिक्स के 30 एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। और आज की वीडियो काफ़ी शानदार होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग आपके लिए न्यूमेरिकल्स भी लेके आए हुए हैं। कंस्ट्रक्शन इकोनॉमिक्स के रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह बनते हैं तो वो भी आज हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपको पूछे जा सकते हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी ग्रोथ जो है चैनल की रुक सी गई है, ताकि चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ सकें। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके आप अपने विचार बताइए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर आपको इंप्रूवमेंट्स चाहते हैं, आपकी कोई सजेशंस है, तो हम लोग उसको भी कंसिडर करेंगे। तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है, तो आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं और हमें डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हैं वहाँ पे। तो करते हैं आज की वीडियो को शुरू। आज हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन इकोनॉमिक्स का, तो उसको देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, नीचे दी गई ऑप्शंस है, यहाँ पे जो हमारे पास सिचुएशंस हैं, इसमें कौन से में क्या होता है कि हमारा इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्ड रहता है। ठीक है, तो ऑप्शंस चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कंपैरिजन ऑफ डिसीजन। ठीक है, इकोनॉमी एंड साइज, इकोनॉमी एंड लोकेशन, देन ऑल ऑफ द अबव फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर कंस्ट्रक्शन जो हमारा रहता है इसकी बात करें, इकोनॉमिक्स डिसीजन मेकिंग इज रिक्वायर्ड की बात करें, ठीक है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में, कंस्ट्रक्शन इकोनॉमिक्स में, तो ये जस्ट सारे के सारे ये ऑप्शंस हैं, इसमें कंसीडर किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसमें एलिमिनेशन ऑफ ओवर डिज़ाइन भी रहता है। इकोनॉमी ऑफ परफेक्शन हो गया, इकोनॉमी एंड स्ट्रेंथ रह गया, डिज़ाइनिंग फॉर इकोनॉमी एंड प्रोडक्ट इसका जो रहता है तो वो भी रहेगा पूरा। डिज़ाइनिंग फॉर इकोनॉमी भी आ जाता है इसमें। ठीक है, उसको भी कंसिडर करेंगे हम लोग, प्रोडक्शन को, उसकी मेंटेनेंस के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो ये सब कंसिडर किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं ये तीनों ऑप्शन इसके लिए होते हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो इसका ऑप्शंस देखते हैं। पे बैक पीरियड, आउट ऑफ पॉकेट कमिटमेंट, एवरेज एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, देन ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा मेथड है इसमें इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग का। तो ये जो तीनों ऑप्शन है ये क्या है, मेथड है इसके इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पे बैक पीरियड में भी डिफाइंड है। ठीक है, पे बैक पीरियड को क्या होता है, ठीक है, इसको हमें डिफाइन करना है। तो ऑप्शंस देखते हैं इसके। टोटल एक्सपेंस रिक्वायर्ड फॉर एन अल्टरनेटिव। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ ईयर्स इट टेक्स टू रीपे द ओरिजिनल इन्वेस्टेड कैपिटल, देन मूवमेंट ऑफ मनी इनटू और आउट ऑफ अ प्रोजेक्ट, देन ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो अगर हम पे बैक पीरियड की बात करें तो पे बैक पीरियड क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने कोई मनी इन्वेस्ट करी है, ठीक है, तो कितने ईयर्स लगेंगे उस मनी को, जो हम लोगों ने, मान लो कि आपने किसी प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, किसी प्रोडक्ट में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करा है, तो कितने टाइम के बाद जो आपका वो 5 लाख है आपको रिटर्न होगा, कितने ईयर्स लगेंगे। ठीक है, जो आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टेड कैपिटल है, ठीक है, जो 5 लाख वापस आने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पे बैक पीरियड बोलते हैं। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ पॉकेट कमिटमेंट में भी डिफाइंड है। ठीक है, आउट ऑफ पॉकेट कमिटमेंट क्या होता है, तो ऑप्शन देखते हैं इसके। टोटल एक्सपेंस रिक्वायर्ड फॉर एन अल्टरनेटिव, ये नंबर ऑफ ईयर्स वाला जो क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन है, ये तो हमने देख लिया कि पे बैक पीरियड होता है। थर्ड ऑप्शन है मूवमेंट ऑफ मनी इनटू और आउट ऑफ अ प्रोजेक्ट, देन ऑल ऑफ द अबव। तो अगर यहाँ पे बात करें तो टोटल एक्सपेंस रिक्वायर्ड फॉर एन अल्टरनेटिव, ठीक है, आउट ऑफ पॉकेट कमिटमेंट क्या होता है कि जो पूरा एक्सपेंस होता है ना, रिक्वायर्ड होता है किसी भी अल्टरनेटिव के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउट ऑफ पॉकेट कमिटमेंट बोलते हैं। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ पॉकेट कमिटमेंट ऑफ ब्रांड ए इज, कितना हमारे पास दिया हुआ है, रुपये दिया हुआ है 50,000, और ब्रांड बी के लिए देखें तो 40,000 दिया हुआ है। विच ब्रांड इज़ बेनिफिशियल। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा ब्रांड जो है बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो ब्रांड ए के लिए कितना दिया हुआ है, 50,000 दे रखा है अपने को, और ब्रांड बी के लिए कितना दे रखा है, हमें 40,000 दे रखा है। तो यहाँ पे कौन सा ब्रांड बेनिफिशियल होगा, ब्रांड बी जो है वो बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अगर बात करें तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ब्रांड बी क्यों बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसमें कम एक्सपेंसिव हमारा होगा ना। अभी हम लोगों ने जो इसकी डेफिनेशन देखी थी, तो टोटल एक्सपेंसिव अगर मैं आपको बताऊं तो वो था ना, तो इसलिए अगर आपको वापस मैं करके बता देता हूँ इसको।
आप देख सकते हो यहाँ पे आउट ऑफ पॉकेट कमिटमेंट क्या था, टोटल एक्सपेंसिव रिक्वायर्ड फॉर एन अल्टरनेटिव, ठीक है, कितना एक्सपेंसिव रिक्वायर्ड है, ठीक है, अल्टरनेटिव के लिए। तो इसको मैंने आपको फिर से बैक करके बता दिया। अब इसके ऑप्शंस में देखते हैं, तो देखिए अगर हमारे पास ब्रांड जो है उसका कितना है 50,000 हमारा हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है, और ब्रांड बी के लिए कितना हो रहा है 40,000 हो रहा है, तो हमारा ब्रांड बी जो है वो क्या होगा, मोर बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वट वुड बी द पे बैक पीरियड ऑफ ब्रांड ए जनरेटिंग एनुअल रिटर्न कितना ऑफ रुपी 80,000 एंड इनिशियल कॉस्ट इज रुपी 4 लाख, ठीक है, एंड सर्विस लाइफ इज 8 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पूछ रहे हैं, इसके लिए आपको अपना कैलसी और एक अपनी आप नोटबुक ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ये पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा आपको इसमें करने की ज़रूरत है नहीं है। तो यहाँ पे पे बैक पीरियड पूछा है, इसके लिए तो आपको कैलसी की ज़रूरत ही नहीं है, आप ऐसे सिंपली कर सकते हैं। पे बैक पीरियड हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, ब्रांड ए के लिए, जिसका हमें एनुअल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, ठीक है, सालाना जो रेट ऑफ रिटर्न कितना है वो है 80,000, ठीक है, और इसकी इनिशियल कॉस्ट कितनी है रुपी 4 लाख है, ठीक है, और सर्विस लाइफ कितनी है इसकी 8 ईयर्स तक, जिसको मतलब ब्रांड जो है उसकी सर्विस लाइफ कितनी लाइफ है 8 ईयर्स तक, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑप्शन देखते हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा किस तरीके से कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। बेसिकली क्या होता है, ठीक है, पे बैक पीरियड क्या होता है कि जो आपको पैसे आ रहे हैं, मैंने बताया था आपको कि 80,000 हमारे पास आ रहा है, तो हमें 4,00,000 कितने ईयर्स में मिल जाएगा, कितने ईयर्स लगेंगे, ठीक है, हमारे पास 4 लाख होने के। तो अगर एनुअली कितना मिल रहा है अपने को 80,000 मिल रहा है, तो अगर हम 4 लाख को 80,000 से डिवाइड करते हैं तो अपने को पता चल गया कि कितने 5 ईयर्स लगेंगे, ठीक है। अब अगर 5 को आप 80,000 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा, 4 लाख ही आएगा ना। तो 5 साल लगेंगे हमें अपना ये, ठीक है, हम लोगों ने इनिशियल जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, ठीक है, स्टार्टिंग जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है हमारी उसको रिटर्न होने में, ठीक है। तो उस पीरियड को क्या बोलते हैं, पे बैक पीरियड बोलते हैं। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि हमें इनिशियल कॉस्ट पता है कि इतनी कॉस्ट का हमने लिया हुआ है, मान लो कि 4 लाख का आपने कोई गाड़ी ली हुई है, ठीक है, लेट अस ज्यूम करते हैं हम लोग, ठीक है, और ये आपको एनुअल रिटर्न कर रही है, ठीक है, आप उसको पैसेंजर लाने के लिए उसको यूज़ करते हो, ठीक है, तो 80,000 वो आपको हर साल कमा के दे रही है, ठीक है। तो आपको 4 लाख बनाने में कितना टाइम लगेगा, 5 साल लगेंगे। तो 5 साल क्या होगा, उसका पे बैक पीरियड हो गया, इतने टाइम में आपने जो इन्वेस्टमेंट करी हुई है वो आपको रिटर्न होगी। तो बहुत सिंपल सी चीज़ थी, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर अभी भी आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली आपके कमेंट्स का आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, what would be the payback period of brand A generating annual return of rupee 70,000 and initial cost is rupee 3,50,000 and service life is 8 years, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस करा पे बैक पीरियड का। तो ये क्वेश्चन आप मुझे बताइए, इसके लिए मैं आपको देता हूँ 10 सेकंड, और 10 सेकंड के अंदर आप मुझे कमेंट्स करके बताइए इसका आंसर क्या था, उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी के आंसर करेक्ट आए। तो गाइस अभी तक आपने कैलकुलेट कर लिया होगा इसको, तो अभी हम लोग करते हैं इसको डिस्कस कि किस तरीके से होगा। तो अगर इसकी बात करें हम लोग तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन के लिए आप इसको देख सकते हो, जैसे मैंने बताया इनिशियल कॉस्ट कितनी है हमारी 3,50,000, एनुअल रिटर्न कितना मिल रहा है अपने को 70,000 मिल रहा है, तो कितने साल लगेंगे हमें 3,50,000 मिलने में, तो कितने लगेंगे 5 ईयर्स मिलेंगे, क्योंकि 70,000 से डिवाइड कर दो 3,50,000 को, तो 5 ईयर्स में हमारा जो है कि हमारा जो इनिशियल हम लोगों ने पेमेंट करी हुई है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करी हुई है, तो वो हमें रिटर्न हो जाएगी। पे बैक पीरियड जो है उसका होगा कितना होगा, 5 ईयर्स रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, what would be the payback period of brand A and brand B generating annual return of rupee 50,000 and 80,000, initial cost is 3,50,000 and 4 lakh, service life is 8 years, which one is beneficial, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है, तो इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आपको पे बैक पीरियड पूछा गया 2 ब्रांड का, ठीक है, एक ब्रांड ए है हमारे पास और एक ब्रांड बी है, ठीक है। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, अगर ब्रांड ए पहले लिखा है तो जो पहले डाटा लिखा होगा वो ब्रांड ए का होगा, और जो बाद में डाटा लिखा होगा वो ब्रांड बी का होगा, ठीक है। अगर ब्रांड बी पहले लिखा होता तो पहला डाटा किसका होता, ब्रांड बी का होता। तो यहाँ पे ब्रांड ए पहले लिखा है, तो ब्रांड ए के लिए एनुअल जो रिटर्न है वो कितना है 50,000, और ब्रांड बी के लिए जो एनुअल रिटर्न है वो कितना है 80,000, ठीक है। और इनिशियल कॉस्ट ब्रांड ए के लिए कितनी है 3,50,000 और ब्रांड बी के लिए कितनी है 4 लाख, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसकी बात करें तो ब्रांड ए के लिए पहले हम लोग निकालेंगे कि ठीक है इसका कितना रहता है, पे बैक पीरियड कितना रहेगा, और फिर ब्रांड बी के लिए निकालेंगे। उसके बाद हमें ये बताना है कि कौन सा बेनिफिशियल है, हमें कौन सा लेना चाहिए, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कीजिए और आप मुझे कमेंट्स में बताइए।
तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। आप कैलकुलेट कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, हम लोग इतना रुकेंगे नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं बताता हूँ यहाँ पर कि ऑप्शन 4 हमारा जो फोर्थ है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको बताता हूँ मैं किस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो अगर ब्रांड ए की बात करें तो ब्रांड ए के लिए हमें देखिए आप एनुअल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 50,000 है, ठीक है। और इसका इनिशियल कास्ट कितनी है हमारे पास ब्रांड ए के लिए अगर देखें हम लोग तो इनिशियल कास्ट है 3,50,000। तो 3,50,000 को हम लोग क्या करेंगे 50,000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 7 ईयर्स। पे बैक पीरियड जो ब्रांड ए के लिए वो कितना है, ब्रांड ए के लिए रहेगा 7 ईयर्स। और अगर ब्रांड बी की बात करें हम लोग तो ब्रांड बी के लिए हमारा पे बैक पीरियड कितना है, ठीक है, वो कैलकुलेट कैसे करेंगे। इनिशियल कास्ट कितनी है ब्रांड बी के लिए हमारे पास, वो है 4 लाख। और इसके लिए अगर हम लोग देखें तो एनुअल रेट ऑफ रिटर्न कितना है हमारे पास 80,000 है, ठीक है। तो इसको 80,000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 5 ईयर्स आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो पे बैक पीरियड है ब्रांड बी के लिए वो लेस है एज कम्पेयर टू देखें ब्रांड ए के लिए। आप देखो कि ब्रांड ए के लिए जो पे बैक पीरियड है वो कितना है 7 ईयर्स है, और ब्रांड बी के लिए जो हमारे पास पे बैक पीरियड है वो कितना है 5 ईयर्स है। तो आपके सामने है दोनों चीज़ें। तो ब्रांड बी का जो पे बैक पीरियड है वो लेस है एज कम्पेयर टू ब्रांड ए। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो ब्रांड बी है हमारा वो मोर बेनिफिशियल है कंपेयर परचेज करने के लिए एज कम्पेयर टू ब्रांड ए के। अगर हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है, ब्रांड ए को देखते हैं तो अब ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए इसकी सर्विस लाइफ कितनी है, 8 ईयर्स है, ठीक है। आपने कोई गाड़ी खरीदी, उसकी उन्होंने बताई कि सर्विस लाइफ कितनी है। जस्ट एज्यूम कीजिए कि 8 ईयर्स तक इसकी सर्विस लाइफ है, 8 ईयर्स तक चलेगी, उसके बाद ये बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपने कितना इन्वेस्ट करा हुआ है ब्रांड ए के लिए, आपने कितना इन्वेस्ट करा हुआ है 3,50,000 इन्वेस्ट करा हुआ है, ठीक है। तो वो कितने साल में आपको मिल रहा है 7 ईयर्स में मिल रहा है। ब्रांड बी के लिए देखें तो आपने 4 लाख इन्वेस्ट करा हुआ है, वो कितने ईयर में मिल रहा है आपको 5 ईयर्स के लिए मिल रहा है। दोनों की अगर सर्विस लाइफ देखें तो 8 ईयर्स है। लेकिन अगर फर्स्ट ब्रांड ए की आप बात करें तो 7 ईयर्स में आपकी जो आपने इन्वेस्ट करा हुआ है वो आपको मिल रहा है। जस्ट 1 ईयर्स में आप जो इसका जो है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर्स के लिए आपका जो 50,000 होगा वो क्या होगा आपको प्रॉफिट रहेगा। लेकिन अगर उसी कंपैरिजन में हम लोग ब्रांड बी को देखें तो इसका हमारा जो पे बैक पीरियड है वो कितना है 5 ईयर्स का है। तो 3 ईयर्स के लिए हम लोग इसमें प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। तो 3 इंटू 8 कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 80,000 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास कितना आ जाएगा 2,24,000, हमारे पास 2,40,000 आ जाएगा, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या हो गया इसका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो एज़ कम्पेयर टू देखें तो हमारा ब्रांड बी जो है इसका पे बैक पीरियड कम है, तो इसका मतलब इसमें प्रॉफिट हमें ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ब्रांड ए। तो इस वजह से क्या है ब्रांड जो हमारा ब्रांड बी है उसको हमारे लिए लेना क्या है बेनिफिशियल है। तो इसके अकॉर्डिंग हम हमारा ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आप फर्स्ट ऑप्शन देखें तो वहाँ पे भी ये लिखा हुआ ब्रांड ए के लिए जो हमारा पे बैक पीरियड है वो कितना है 7 ईयर्स, और ब्रांड बी के लिए कितना है 5 ईयर्स। उसके बाद वहाँ पे लेकिन देखिए आप लिखा हुआ है ब्रांड ए इज़ बेनिफिशियल, लेकिन ब्रांड ए बेनिफिशियल नहीं है, ब्रांड बी बेनिफिशियल है क्योंकि उसका पे बैक पीरियड कम है। तो ये ऑप्शन कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन 4 में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फॉर्म आपको पूछी गई है, डबल ए और डबल आर पूछा गया, किसके लिए स्टैंड करता है, तो ये आपको बताना है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, एवरेज एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। नेक्स्ट है एवरेज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो डबल ए डबल आर की अगर हम लोग बात करें तो ये किसके लिए स्टैंड करता है, एवरेज एनुअल रेट ऑफ रिटर्न। ये अभी हम लोगों ने देखा था, अभी मैंने क्वेश्चन में हम लोग यूज़ कर रहे थे। तो ये किसके लिए स्टैंड करता है, एवरेज एनुअल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसकी फॉर्म आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वुड बी द डबल आर ऑफ ब्रांड ए। मतलब हमारे पास जो एनुअल, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो एनुअल एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रहने वाला है ब्रांड ए के लिए, जनरेटिंग रिटर्न ऑफ कितना रिटर्न कर रहा है इसका, ठीक है, रिटर्न कितना है इसका हमारे पास। अगर हम लोग देखें एनुअल जो हमारे पास एनुअली है वो कितना है 70,000, और इनिशियल कॉस्ट कितनी है इसकी 3,50,000, और सर्विस लाइफ कितनी है 8 ईयर्स। तो यहाँ पे हमें बताना है एवरेज एनुअल रेट ऑफ रिटर्न कितना रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, 10% रहेगा, 20% रहेगा, 30% रहेगा, या 25% रहेगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन किस तरीके से होगा। तो प्रॉपर इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको लिख रखी है कि आपको कोई परेशानी ना हो। तो इसको किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले हमें देखना है कि ये देखिए हमें फाइंड क्या करना है, एवरेज एनुअल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है, ठीक है, कि कितना एवरेज एनुअल रेट ऑफ रिटर्न रहेगा। सबसे पहले तो ये 70,000 क्या है, एक इसका रिटर्न है कितनी एनुअली है, तो कितने साल के लिए आएगी, 8 साल के लिए आएगी। तो 8 को मल्टीप्लाई कर लो 70,000 से, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल पैसे हमारे पास कितने आएंगे, और कितने साल के लिए आएगी 8 ईयर्स तक आएगी। तो डिवाइड कर लेंगे 8 से, तो हमें पता चल जाएगा कि एवरेज एनुअल कितना आ रहा है, ठीक है।
तो एवरेज कितना आ रहा है हमारा 70,000 आ रहा है, जैसे हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है इसका कि इसकी एवरेज एनुअल रेट ऑफ रिटर्न क्या रहेगा। तो 70,000 रहेगा ये, और इसकी अगर इनिशियल कास्ट देखें तो वो कितनी है 3,50,000। तो 70,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे 3,50,000 से, और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 से। तो इससे क्या मिल जाएगा, हमें परसेंटेज मिल जाएगी एवरेज एनुअल रेट ऑफ रिटर्न की। तो कितनी आ जाएगी, 20% आ जाएगी। तो 20% ऑप्शन सेकंड में है, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप इस तरीके से भी देख सकते हो इसका, अगर हम लोग पे बैक पीरियड निकालते हैं 3,50,000 का, ठीक है। अगर 70,000 की रिटर्न है तो हमारे पास आ रहा है तो कितना आएगा, 5 ईयर्स आएगा। तो क्योंकि हम लोग 3,50,000 को डिवाइड करेंगे 70,000 से, तो पे बैक पीरियड कितना हो जाएगा, 5 ईयर्स का हो जाएगा। तो 5 ईयर्स को अगर हम लोग देखते हैं तो अगर परसेंटेज वाइज तो कितना आ रहा है, 20% आ रहा है, ठीक है ना अभी एनुअल का। तो 5 ईयर्स के कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। तो उस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं, उस तरीके की अप्रोच बना के भी देख सकते हैं। 100 के लिए यहाँ से आप डायरेक्टली पे बैक पीरियड अगर आपको कोई पूछता है तो वो भी निकाल सकते हैं। यहाँ अगर आपने पे बैक पीरियड फाइंड करा हुआ है तो उससे भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो दोनों मेथड्स की आप अप्रोच कर सकते हो। ये वाला सिंपल लगा मेरे को तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, इसमें कुछ नहीं है। आपको पहले तो देख लेना इसका। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 ईयर्स के लिए पूछा है सर्विस लाइफ, लेकिन अगर हमें यहाँ पे ऐसा लिखा होता कि फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए ये 70,000 रिटर्न करता है, नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए ये रिटर्न करता है 50,000, ठीक है, तो कितना रहता। तो आप क्या करते, पहले 70,000 को मल्टीप्लाई कराते 5 से, तो हमारे पास 5 ईयर्स का मिल जाता। उसके बाद में उसमें प्लस करा लेते 70,000 को मल्टीप्लाई कराते कितने से, और नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए 50,000 बोला हम लोगों ने, तो 3 से मल्टीप्लाई करा लेते। तो बेसिकली क्या करना है कि कितने पैसे हमें आ रहे हैं 8 साल में वो देखना है। तो आप इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई प्लस कर सकते हो, 70,000 को 5 टाइम्स प्लस करके, उसके बाद में 50,000 को 3 टाइम्स प्लस करके, तो 8 ईयर्स का मिल गया, और डिवाइड कर दो 8 से, जितना आ गया वो हमारे पास उसका उसके बाद में हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो उसको 8 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास एवरेज एनुअल रेट ऑफ रिटर्न तो मिल गया, उसकी परसेंटेज निकालनी है तो इनिशियल अमाउंट से डिवाइड कर लो हमारे पास जो है, ठीक है। तो उसको डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से, तो परसेंटेज निकल जाएगी। तो अगर इस तरीके से दिया जाता है तो इस तरीके का प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज एनुअल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ब्रांड इज 20% एंड ब्रांड बी इज 25%, विच ब्रांड विल बी मोर प्रॉफिटेबल टू परचेज, ठीक है। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि एवरेज एनुअल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। ब्रांड ए का कितना है 20% है, और ब्रांड बी का कितना है 25% है। तो यहाँ पे कौन सा ब्रांड हमें खरीदना प्रॉफिटेबल रहेगा, हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो ऑप्शंस देखते हैं इसके। ब्रांड ए प्रॉफिटेबल रहेगा, ब्रांड बी प्रॉफिटेबल रहेगा, या दोनों प्रॉफिटेबल रहेंगे, या कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो अगर इसके क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ब्रांड बी हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। क्यों रहेगा, अगर इसका एवरेज एनुअल रेट ऑफ रिटर्न देखो तो 25% है, एज कम्पेयर टू अगर ब्रांड ए का देखें तो कितना है 20% है। तो ब्रांड बी अगर हमें 25% का एवरेज एनुअल रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है, तो इसका मतलब ये कितना है, एवरेज एनुअल रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब कि 25%। तो 4 ईयर्स में, एक साल में कितना दे रहा है, 25% दे रहा है। 4 साल में 100% हो जाएगा, मतलब 4 साल में जो पैसे हम लोगों ने इन्वेस्ट करे हुए हैं वो वापस आ जाएंगे। और अगर 20% वाले की देखें तो एक साल में 20% है तो 5 साल लगेंगे वापस आने में। एक हमें 4 साल में पैसे जो हम लोगों ने इन्वेस्ट करे हुए हैं वापस आ रहे हैं, एक तरफ से हमारे 5 साल में आ रहे हैं। तो बेटर कौन सा है कि जिसमें हमें 4 साल में पैसे वापस आ जाएँ, बाकी के उसके बाद हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट रहेगा। तो इसलिए जिसकी परसेंटेज ज़्यादा रहेगी हमारे पास, एवरेज एनुअल रेट ऑफ रिटर्न जिसकी परसेंटेज वाइज ज़्यादा रहेगा वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होता है। तो आप सिंपली यहाँ पे अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, अगर आपको ऐसे देखने को मिलता है कि एक 60% है, इतना तो रहेगा नहीं। अगर आपको वैसे रहे, अगर हम लोग ऐसे देखें तो एक 20% दे रखा है, एक आपको 30% दे रखा है, तो आप 30% को टिक करेंगे जो परसेंटेज वाइज ज़्यादा रहेगा एवरेज एनुअल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स क्या होता है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर इसके ऊपर आप चाहते हो तो मैं एक अलग से भी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसको मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेसिकली क्या होता है, अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपने ऑलरेडी देख रखा है कि एक हमारा देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है पे बैक पीरियड होता है, ठीक है हमारा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखा है, ठीक है। तो ये भी हमारा आउट ऑफ पॉकेट कमिटमेंट होता है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे वो करेक्ट हो जाएगा, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ सम ऑफ मनी ओवर टाइम। अब इसकी बात करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेसिकली होता क्या है। आपको पता है कि टाइम के साथ क्या होता है, मनी की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे हमारे पास 100 रुपी है, वो मोर बर्थी है, ठीक है, आज एज़ कम्पेयर टू 100 रुपी टुमारो, ठीक है। अब इसको आपको समझ नहीं आया होगा कि सर आपने क्या बोल दिया कि रुपी 100 इज़ बर्थी मोर देन रुपी 100 टुमारो। इसको इस तरीके से समझिए आप कि आपने क्या करा है, अपने एक दोस्त है आपका, उसको आप लोगों ने 1000 रुपया उधार दे रखा है, ठीक है। तो उसने कहा कि तुम मेरे से आज 1000 रुपया ले लो, नहीं तो मैं तुम्हें 1 साल के बाद 1000 रुपया दे दूँ। तो आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है, ठीक है।
आज आज 1000 रुपया लेना या उसका उससे 1 साल बाद 1000 रुपया लेना। तो अगर इसको मैं बताऊँ तो आप एक चीज़ देखिए कि टाइम के साथ वैल्यू की मनी क्या होती है, चेंज होती रहती है। जैसे मैंने बताया, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे आपको 1000 रुपये की अगर आपको एक जीन्स खरीदनी है तो आपको आज वो जीन्स 1000 की मिल रही है, क्या आपको 1 साल के बाद भी वो जीन्स 1000 की मिलेगी? उसमें फ्लक्चुएशन होंगी, उसके प्राइस बढ़ जाएंगे, ठीक है। टाइम के साथ क्या होता है, वेरिएशन होता है, रिस्क फैक्टर ज़्यादा रहेगा, ठीक है, ये सब चीज़ें रहेंगी। तो इस तरीके से जो वैल्यू मनी आपके पास आ जाए, ठीक है, और उसमें आपको क्या फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ। अगर आप उसी को इन्वेस्ट करते हैं, कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो आपकी मनी वो बढ़ेगी। बेसिकली क्या होता है कि अगर आप उस मनी को किसी बैंक में डालते हो तो ठीक है, तो कुछ ना कुछ अमाउंट उसका बढ़ेगा, ठीक है। और तो उस अमाउंट को जो इंक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ को कंपनसेट करने के लिए, ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंपनसेट करने के लिए बैंक क्या करता है, हमें क्या देता है, इंटरेस्ट देता है, ठीक है। तो जो हमारा, ठीक है, इंटरेस्ट होता है वो रिलेटेड होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ। इसलिए जो मैंने आपको बोला कि जैसे हमारे पास 100 रुपी आज है, तो वो क्या है, बर्थी मोर है एज कम्पेयर टू 100 रुपी टुमारो, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर अभी भी आपको इसमें कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स करके बोल सकते हैं, नहीं तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर इसको पूरा प्रॉपर समझाऊंगा। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फार्मूला टू फाइंड आउट द फ्यूचर अमाउंट एफ इज़, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें फ्यूचर अमाउंट एफ की बात करें तो फ्यूचर अमाउंट हो गया, ठीक है, हमारे पास। तो इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ऑलरेडी आपके सामने है, क्या होता है, पी इंटू 1 + i/n। यहाँ पे आप पी क्या होता है आपके माइंड में आ रहा होगा, पी क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट होता है, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट हो गया जो मनी अभी अभी हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। मान लो कि आज आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्टेड कर रहे हैं एट टाइम 0 पे, ठीक है, जब अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं एट प्रेजेंट, ठीक है। तो वो होता है पी, हो गया हमारा प्रिंसिपल। एफ की बात करें तो फ्यूचर अमाउंट, है तो ऑलरेडी आपको पता है। आई की बात करें तो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है, जो इंक्रीज होता है एनुअली कंपाउंडली इंक्रीज होता है, ठीक है। तो आई क्या हो गया, हमारा इंटरेस्ट रेट हो गया। तो एन की बात करें तो एन क्या होता है, पीरियड होता है। पीरियड ऑफ डिपॉजिट इन ईयर्स, ठीक है, मतलब कि कितना पीरियड है उसका, ठीक है। तो उससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं फ्यूचर अमाउंट को। तो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट विल द फ्यूचर वैल्यू ऑफ रुपी, ठीक है, हमारे पास 1000 दिया आफ्टर 4 ईयर्स एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने इसके ऊपर ऑप्शन लगाया हुआ था स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, ऑप्शंस के ऊपर लगाया, तो ऑलरेडी आपके सामने विजिबल्स है। तो देख लेते हैं इसको, आपके सामने ही है सब अब। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है, ठीक है, अभी हम लोग जो फ्यूचर हमें निकालना क्या है, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, ठीक है, कितने की, रुपये कितने, 1000 की निकालनी है, ठीक है। तो 1000 की अगर मैं बात करूँ तो प्रिंसिपल आपको पता चल गया कि अमाउंट जो भी हम लोग डाल रहे हैं वो कितना 1000 है। तो कितने साल बाद निकालनी है, 4 ईयर्स के बाद निकालनी है। तो 4 ईयर्स क्या हो गया हमारे पास, एन हो गया। इंटरेस्ट रेट कितना है, 10% है, तो 10% क्या हो गया हमारे पास, आई हो गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन में एफ इज इक्वल टू 1000 इंटू 1 + 0.10। अब 0.10 कैसे आया, हमारे पास जो इंटरेस्ट दे रखा है वो किसमें, परसेंटेज में दे रखा है, 10% दे रखा है। परसेंटेज को कन्वर्ट करोगे तो 10/100 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 0.10 आ जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे पुट करा है, रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा, ठीक है, एन की जगह। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1464.10। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ये हमारा थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सी चीज़ थी, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ रुपी 1000 आफ्टर 5 ईयर्स एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया अभी। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट, हमारे पास जो वर्थ होती है, ठीक है, प्रेजेंट वर्थ की बात करें तो प्रिंसिपल हो गया ये भी, ठीक है। तो प्रिंसिपल को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या रहेगा, तो अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है, हमारा जो फ्यूचर अमाउंट था उसको कैसे फाइंड कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो उसका क्या है, सिर्फ यहाँ पे प्रिंसिपल जो था, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस हमारे पास आ रहा था ना, 1 + i/n। तो फ्यूचर अभी हम यहाँ पे प्रेजेंट अमाउंट निकालना है, तो पी हो गया, वो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू 1 + i डिवाइड रेज़ टू पावर n हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड में ले जाएंगे, प्रिंसिपल उस तरफ चल जाएगा, फ्यूचर यहाँ इस तरफ आ जाएगा। तो जो हमारे पास फ्यूचर अमाउंट को उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 1 + i रेज़ टू पावर n से। तो हमारे पास फॉर्मूला निकल जाएगा प्रेजेंट वर्थ का, ठीक है, यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजय वांट टू परचेज बाइक वर्थ रुपये कितनी है, 2 लाख आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है। व्हाट शुड ही इन्वेस्ट नाउ इफ द इंटरेस्ट रेट इज 8% टू गेट दिस अमाउंट, ठीक है। अजय क्या करना चाहता है, एक बाइक को परचेज करना चाहता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। उस बाइक की कॉस्ट कितनी है, मान लो कि अजय जो है वो KTM परचेज करना चाहता है, ठीक है। आप कोई भी बाइक परचेज कर सकते हो जो बाइक आपको अच्छी लगती है। तो आप मान लो कि अजय जो है परचेज करना चाहता है, KTM को परचेज करना चाहता है, कितने, 2 लाख उसकी कास्ट है, ठीक है। कब परचेज करना चाहता है, 3 साल के बाद करना चाहता है। तो इंटरेस्ट रेट कितना है, 8% है। तो हमें पूछा जा रहा है कि अजय अभी कितना इन्वेस्ट करे कि वो 3 साल के बाद में उसको ये बाइक ले सके, और उसका इंटरेस्ट रेट कितना है, 8%। तो अभी हमें बताना है कितना हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, इसमें। तो ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पे, ऑप्शंस आपके सामने हैं सारे।
तो कितना इन्वेस्ट करेगा अजय, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 1,58,767 रुपीज़ अजय जो अभी इन्वेस्ट करेगा, तो 3 साल के बाद में वो क्या 2 लाख की बाइक को परचेज कर पाएगा। अब देखते हैं किस तरीके से कैलकुलेट करा हुआ है। तो आपको मैंने बताया प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल हमारे पास क्या होगा, फ्यूचर अमाउंट कितना है, हमें कितना है, हमारे पास 2 लाख डिवाइडेड बाई 1 प्लस इस आर कितना है हमारे पास, ठीक है। सॉरी आर नहीं, आई की बात करें तो आई का इंटरेस्ट रेट कितना है हमारे पास 8% है। तो 8% को हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.08 आ जाएगा। उसके बाद रेज़ टू पावर कितना होता है, एन होता है ना। तो एन की बात करें तो पीरियड्स ऑफ डिपॉजिट कितना 3 साल के लिए बताया गया हमें, यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख सकते हो 3 साल बाद लेनी है उसको। तो 3 करेंगे तो क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी 158,766.44। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन कौन सा बन रहा है, फर्स्ट बन रहा है, अगर इसको अप्रॉक्सीमेट करके देखें हम लोग तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैश फ्लो डिफाइंड है, ठीक है। जो कैश फ्लो होता है उसको क्या बोला जाता है, ठीक है, किस तरीके से डिफाइन करेंगे। ऑप्शंस देखते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स इट टेक्स टू रीपे द ओरिजिनल इन्वेस्टेड, जो हमारे पास इन्वेस्टेड कैपिटल होता है, तो ये क्या होता है हमारा पे बैक पीरियड होता है। उसके बाद में अगर हम लोग देखें थर्ड ऑप्शन देखें तो वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ सम ऑफ मनी ओवर टाइम, ठीक है। तो ये अभी अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है। तो फोर्थ ऑप्शन तो हो नहीं सकता, या नन ऑफ द अबव, इनमें से ऊपर देखते हैं पहले, सेकंड ऑप्शन बच गया है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को जो ऑप्शंस होते हैं, अगर आपको 1 या 2 डेफिनेशंस आती हैं तो आप इजीली इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मूवमेंट ऑफ मनी इनटू और आउट ऑफ अ प्रोजेक्ट, तो ये क्या हो गया, बेसिकली कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसमें मनी का हमें निवेश करना या उसमें से निकालना, मूवमेंट करना, ठीक है, मनी का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश फ्लो बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कैश फ्लो क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मनी इनटू और आउट ऑफ द प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट में निवेश करना या उसमें से मनी निकालना, वो क्या होता है, कैश फ्लो होता है। कैश फ्लो कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, कैश फ्लो किससे बनता है, तो ऑप्शंस देखते हैं, कैश आउटफ्लो, कैश इनफ्लो, बोथ वन है, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन जो दिए हुए हैं, या नन ऑफ अबव। तो अभी मैंने बताया क्या निवेश करना है या बाहर निकालना, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो कैश आउटफ्लो भी होता है और कैश इनफ्लो भी होता है, तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच डिटेल्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रा प्रोजेक्ट कैश फ्लो डायग्राम, ठीक है, कौन सी डिटेल्स हमें चाहिए होती है, ठीक है, अगर हम लोगों को क्या करना है, प्रोजेक्ट कैश फ्लो डायग्राम बनानी है, ठीक है। रिटेंशन मनी चाहिए होता है, ठीक है, हमारे पास जो होता है। उसके बाद में मेजरमेंट पीरियड चाहिए होता है, ग्रॉस बिल मनी चाहिए होता है, या ऑल ऑफ द अबव चाहिए होता है। तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों चाहिए होते हैं, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, अगर हम लोगों को क्या करना है, प्रोजेक्ट कैश फ्लो डायग्राम बनानी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फैक्टर्स इफेक्ट प्रोजेक्ट कैश फ्लो डायग्राम, ठीक है, कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं किसको, प्रोजेक्ट कैश फ्लो डायग्राम को, ठीक है। तो यहाँ पे मार्जिन दिया हुआ है, एक्स्ट्रा क्लेम्स दे रखा है, सर्टिफिकेशन पीरियड दे रखा है, या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो होता है, ठीक है, वो इफेक्ट करते हैं किसको, प्रोजेक्ट कैश फ्लो डायग्राम को। कुछ और फैक्टर्स होते हैं जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, रिटेंशन हो गया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्जिन हो गया, सर्टिफिकेशन टाइप हो गया, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखें तो क्रेडिट अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर हो गया, ठीक है, मोबिलाइजेशन एडवांस हो गया, तो ये सारे फैक्टर्स इसको इफेक्ट करते हैं। मोबिलाइजेशन एडवांस के बारे में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन में मैंने इंक्लूड करना भूल गया था, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। बेसिकली क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, मोबिलाइजेशन एडवांस क्या होता है, बेसिकली कि हम लोग एडवांस देते हैं, ठीक है, टेकन बाय कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। एडवांस लेता है कौन लेता है, कॉन्ट्रैक्टर लेता है, किससे लेता है, क्लाइंट से लेता है, ठीक है। तो कितना लेता है वो, ठीक है, 2 to 5% ऑफ द प्रोजेक्ट कास्ट लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मोबिलाइजेशन एडवांस में आता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखेंगे, जो कॉन्ट्रैक्टर पैसे लेता है किससे लेता है, क्लाइंट से लेता है, ठीक है, एडवांस पेमेंट लेता है, ठीक है, जो एडवांस में लेते हैं प्रोजेक्ट से, कितना लेता है वो 2 to 5% ऑफ द प्रोजेक्ट कास्ट लेता है, तो वो मोबिलाइजेशन एडवांस में आता है, तो इसके लिए भी आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दिस इज नॉट अ मेथड ऑफ इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव बाई इक्विवेलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो नीचे मेथड दिए गए हुए हैं, इनमें से कौन सा मेथड नहीं है जिसको हम लोग इवेल्युएशन करते हैं किससे, ऑफ अल्टरनेटिव बाई इक्विवेलेंस से, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास कौन सा फ्यूचर वर्थ कंपैरिजन हो गया, मिनिमम वर्थ कंपैरिजन हो गया, रेट ऑफ रिटर्न मेथड हो गया, या प्रेजेंट वर्थ कंपैरिजन हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है, ठीक है, तो ये हमारा मेथड नहीं होता है वैल्यूएशन करने के लिए अल्टरनेटिव बाई इक्विवेलेंस का, तो मिनिमम वर्थ कंपैरिजन जो है यहाँ पे मेथड नहीं होता, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे के सारे ऑप्शन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व बाई प्रेजेंट वर्थ कंपैरिजन मेथड, ठीक है। तो जो हमारे पास होता है, ठीक है, हमारे यहाँ पे प्रेजेंट वर्थ कंपैरिजन मेथड होता है, उसे हम लोग कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं, अल्टरनेटिव विद इक्वल लाइफ्स, ठीक है, मतलब लाइफ्स को आप लाइफ बोल सकते हो, ठीक है। तो अल्टरनेटिव विद अनइक्वल लाइफ, अल्टरनेटिव विद इन्फिनाइट लाइफ, या ऑल ऑफ द अबव, तो इन सब को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मेथड इज यूज फॉर सॉल्विंग अल्टरनेटिव विद अनइक्वल लाइफ, ठीक है, कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, ठीक है, सॉल्व करने के लिए अल्टरनेटिव विद अनइक्वल लाइफ को, ठीक है।
तो कॉमन मल्टीप्लाई मेथड को किया जाता है, कैपिटलाइज इक्विवेलेंट मेथड को किया जाता है, या स्टडी पीरियड मेथड को किया जाता है। तो इनमें से कौन से मेथड को यूज़ किया जाता है? कॉमन मल्टीप्लाई मेथड को, स्टडी पीरियड मेथड दोनों को यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन 4 में हमें दिख रहा है कि ऑफ बोथ 1 एंड 3, ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड दोनों किस में है? ऑप्शन 4 में है। तो ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रॉफिटेबल इंडेक्स पीआई क्या होता है? तो ऑलरेडी आपको आंसर मिल चुका है कि फर्स्ट होता है। अब इसमें मैं आपको बताना क्या चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ कि एनपीवी अपॉन सीसी, ठीक है। तो आपके लिए जानना जरूरी है कि एनपीवी क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है, ठीक है। पीआई तो आपको पता चल गया कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स रहता है हमारा, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें एनपीवी की, तो भैया क्या होता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है। और सीसी की वैल्यू की बात करें तो ये क्या होता है? कैपिटल कॉस्ट होता है। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट अ सब टाइप ऑफ रेट ऑफ रिटर्न मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे के दिए गए जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा जो है सब टाइप नहीं है, ठीक है। ब्रांच किसकी नहीं है? रेट ऑफ रिटर्न मेथड की। तो फर्स्ट है हमारे पास मिनिमम अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न जो होता है, फ्यूचर रेट ऑफ रिटर्न, इंक्रीमेंटल रेट ऑफ रिटर्न या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसमें ऑप्शन सेकंड जो है फ्यूचर रेट ऑफ रिटर्न जो है ये इसकी टाइप नहीं है रेट ऑफ रिटर्न मेथड की। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ आपको इसके रिलेटेड में और बताना चाहूँगा, ठीक है। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे मिनिमम अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको पूछी जा सकती है। जैसे MARR इसकी फुल फॉर्म होती है मिनिमम अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। तो इस तरीके से आपको हर एक की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। जैसे हमारे पास जैसे नीचे दिया हुआ है इंक्रीमेंट, नीचे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो IRR, इस तरीके से इन तीनों की फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास बेनिफिट कॉस्ट रेशियोज, ठीक है। जो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो होती है वो क्या होती है? तो ऑप्शन से देखते हैं यहाँ पे। बेनिफिट टू पब्लिक मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट टू द गवर्नमेंट, ठीक है, या बेनिफिट टू द पब्लिक प्लस कॉस्ट टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट ऑप्शन देखें तो बेनिफिट टू पब्लिक माइनस कॉस्ट टू द गवर्नमेंट, या बेनिफिट टू पब्लिक डिवाइडेड बाई कॉस्ट टू द गवर्नमेंट। तो जो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो होती है वो क्या होती है? बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो जो बेनिफिट होता है पब्लिक को, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं कॉस्ट टू द गवर्नमेंट से। तो हमारे पास आ जाती है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेनिफिट कॉस्ट रेशियो कैन बी यूज फॉर, ठीक है। बेनिफिट कॉस्ट रेशियो को कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन से देखते हैं। टू रैंक द इकोनॉमिक वाइबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव्स, टू चेक द इकोनॉमिक वाइबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स, देन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, या नन ऑफ द अबव। अब आपके सामने आ रहा होगा कि वाइबिलिटीज़ क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या होती है? किसी भी काम को, ठीक है, एबिलिटी होती है किसी काम को सही से करने की, ठीक है। एबिलिटी टू वर्क सक्सेसफुली को हम लोग बोलते हैं वाइबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक वाइबिलिटी का ऑफ अल्टरनेटिव्स को रैंक करने के लिए या चेक करने के लिए इकोनॉमिक वाइबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट दोनों यहाँ पे करेक्ट हैं, ठीक है। जो हमारी जो ये रेशियो रहती है, ठीक है, तो ये इसी के लिए हम लोग बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो को यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेनिफिट टू द कॉस्ट रेशियो इज लेस देन 1 डिनोट्स क्या करती है? अगर बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो जो है लेस देन 1 है तो ये क्या डोनेट करती है, ठीक है। तो ये डोनेट करती है बेनिफिट टू पब्लिक लेस देन कॉस्ट ऑफ टू द गवर्नमेंट, बेनिफिट टू पब्लिक इज मोर देन कॉस्ट टू द गवर्नमेंट, या बेनिफिट टू पब्लिक एंड कॉस्ट टू द गवर्नमेंट बोथ हाई, या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो बेनिफिट टू द पब्लिक होता है वो क्या होता है? लेस होता है देन कॉस्ट टू द गवर्नमेंट से, ठीक है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, अगर ये ग्रेटर देन 1 हो तो क्या डोनेट्स करता है? बेनिफिट टू द पब्लिक क्या होगा? मोर होगा देन कॉस्ट टू द गवर्नमेंट से, ठीक है। तो ये क्या मतलब जो स्टेटमेंट है आपको मैं बताता हूँ बेसिकली है क्या है। अगर हमारी जो BC की रेशियो है, ठीक है, तो अगर ये हमारे पास, ठीक है, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो जो है अगर वो लेस देन 1 होती है, इसका मतलब क्या होता है कि जो बेनिफिट है हमें जो कोई प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, लेने वाले हैं, तो उससे जो हमें बेनिफिट होने वाला है प्रोजेक्ट से वो लेस रहेगा जो हम लोग कहाँ से इन्वेस्ट करने वाले हैं उससे, ठीक है। तो इसका मतलब जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले वो अनजस्टिफाइड है। इस प्रोजेक्ट को नहीं करना चाहिए, अनजस्टिफाइड है, क्योंकि जो हमें उसमें से बेनिफिट रहने वाला है वो लेस रहने वाला है एज़ कम्पेयर टू जो हम लोग उसमें कॉस्ट जो है इन्वेस्ट करने वाले हैं उससे, ठीक है। तो अगर ये बेनिफिट कॉस्ट रेशियो जो होती है वो ग्रेटर देन 1 रहती है तो इसका मतलब रहता है जो उसमें से हमें बेनिफिट मिलने वाला प्रोजेक्ट में से वो क्या रहेगा? हायर रहेगा देन जो हम लोग कॉस्ट को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट हमारी क्या रहेगी? जस्टिफाइड रहेगी। तो ये चीज़ें यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट कह रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यहाँ पे हमें यो दे रखा है बेनिफिट टू द कॉस्ट रेशियो क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव के लिए, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा है। मैक्सिमम बेनिफिट, हायर बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो इनमें से जो हमारे पास क्राइटेरिया दिए गए हैं वैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव के लिए, तो ये सारे के तीनों क्राइटेरिया जो करेक्ट रहते हैं, ठीक है, बेनिफिट टू द कॉस्ट रेशियो के लिए, इसके वैल्यूएशन करने के लिए। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
तो ये थे आज के हमारे जो 30 क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस करे, ठीक है। जो हमारे पास इकोनॉमिक है, हमारे पास कंस्ट्रक्शन इकोनॉमिक्स था उसके रिलेटेड, तो इसमें हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल्स वगैरह देखे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। खासकर जो BE BTech के ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाले हैं, आपको ये क्वेश्चन देखने को वहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। और जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं। और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से देखने को मिल सकते हैं। तो आप इनको जरूर मिस नहीं कीजिएगा, इन वीडियोज़ को पूरा एंड तक देखिएगा और प्रॉपर मतलब इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, जो भी इसको देखना चाहते हैं तो उनको सजेस्ट कीजिए कि पूरी की पूरी वीडियोस को देखें, ताकि वो भी इसका पूरा प्रॉपर फ़ायदा ले सकें, ठीक है। जो चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ों में आपको बता रहा हूँ, ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में पूछी जा सकती है। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियोस वगैरह आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, ताकि वो सब लोग हमारे साथ जुड़ सकें। इससे क्या होता है कि मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उससे क्या होता है, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमें क्या मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, अब हमारे साथ बहुत सारा ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है। उनका आप एक कमेंट्स आते हैं, आप मैसेजेस करते हो मेरे को इंस्टाग्राम पे कि सर अभी और ये वाला चैप्टर के ऊपर MCQ बनाइए। तो उससे क्या होता है कि हमारी मोटिवेशन बनती है, हाँ अभी हम बच्चों की हमसे उम्मीदें हैं तो हमें और क्वेश्चंस वगैरह बनाने हैं, ठीक है। तो अगर हमारी वीडियोस देखी नहीं जाती तो फिर क्या होता है, ऐसे हमारी मोटिवेशन लेवल जो होता है डाउन होता है कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग देख नहीं रहे हैं, कंसेप्ट वगैरह आपको कुछ समझ नहीं आ रही है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ आप अपनी सजेशंस वगैरह दीजिए, किस तरीके से हम लोग इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप मोस्ट वेलकम आपका। तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।